आज का डीएनए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ये उन्हें बहुत चुभेगा। लोकतंत्र में सरकारों की ये जिम्मेदारी होती है कि आम आदमी के पैसे का दुरुपयोग ना हो, लेकिन जब सरकार आम आदमी के पैसे से अपनी राजनीतिक पार्टी का प्रचार करती है तो इसे नैतिक भ्रष्टाचार माना जाता है। ऐसे ही एक नैतिक भ्रष्टाचार का मामला आज हम आपको विस्तार से बताना चाहते हैं और हमें आपको ये बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि नैतिक भ्रष्टाचार का ये घोटाला दिल्ली की उस सरकार से जुड़ा हुआ है जो आम आदमी के नाम पर बनी थी। हम दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की बात कर रहे हैं जिस पर विज्ञापन घोटाले के गंभीर आरोप लगे हैं और इन आरोपों की जांच अब सीबीआई ने शुरू कर दी है। इस घोटाले में सीधे सीधे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सवाल उठे हैं। हम आपको विस्तार से इस घोटाले के बारे में आज बताएंगे। हमारे पास इस घोटाले से जुड़े हुए बहुत सारे दस्तावेज हैं जिन्हें हम आपको आज दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि ये घोटाला क्या है। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये फेसबुक पर लाइक्स और ट्विटर पर रीट्वीट्स और सोशल मीडिया पर क्लिक्स का घोटाला है। आरोप है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपना राजनीतिक प्रभाव और कद दूसरे राज्यों में बढ़ाने के लिए दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे का दुरुपयोग किया। यह घोटाला पिछले वर्ष जुलाई में उस वक्त हुआ था जब दिल्ली सरकार ने डिजिटल मीडिया पर एक पब्लिसिटी कैंपेन शुरू किया था और इस कैंपेन का नाम था टॉक टू एके। यहां एके का मतलब है अरविंद केजरीवाल। हमारे पास आज जो दस्तावेज मौजूद हैं उनके मुताबिक दिल्ली सरकार ने इस विज्ञापन अभियान में 1 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च किए और ये विज्ञापन फेसबुक, यूट्यूब और गूगल पर दिए गए थे। अब आपका पहला सवाल यह होगा कि आखिर इस विज्ञापन में गलत क्या है। अगर कोई सरकार सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म्स पर अपना विज्ञापन देती है तो इसमें क्या खराबी हो सकती है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन इस पूरे विज्ञापन में सवाल सरकार की नीयत का था, क्योंकि दिल्ली सरकार ने यह विज्ञापन दिल्ली, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में 18 वर्ष की उम्र से ज्यादा के लोगों को टारगेट करके दिया था। फेसबुक की भाषा में इसे टारगेट ऑडियंस कहा जाता है, यानी दिल्ली सरकार ने इन राज्यों में रहने वाले 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को टारगेट ऑडियंस बनाते हुए यह विज्ञापन दिया। इसका मतलब है पैसा दिल्ली के लोगों का था और विज्ञापन का निशाना गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के लोगों पर था। अगर आप राजनीति में जरा सी भी दिलचस्पी रखते हैं तो आपको यह पता ही होगा कि गोवा और पंजाब में 4 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं और इन दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अब आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के टॉक टू एके नाम के कैंपेन में 18 वर्ष से ज्यादा के लोगों को ही टारगेट क्यों कर रही थी, क्योंकि हमारे देश में 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोग ही वोट दे सकते हैं, यानी यही पोटेंशियल वोटर हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों के पैसे से गोवा और पंजाब में वोट बटोरने की कोशिश कर रही थी। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस कैंपेन में उत्तर प्रदेश को शामिल नहीं किया गया। अब आप सोचिए कि इस कैंपेन में जब इतने सारे राज्य हैं तो फिर उत्तर प्रदेश क्यों नहीं है? इसका जवाब यह है क्योंकि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, इसलिए वहां के लोगों तक पहुंचकर इस पार्टी को कोई फायदा नहीं होता। इसी वर्ष हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी इन दोनों ही राज्यों पर नजर लगाए बैठी है। वो इन दोनों राज्यों से चुनाव लड़ना चाहती है और आम आदमी पार्टी की नजर इन दोनों राज्यों के वोटर्स पर है। इसलिए फेसबुक पर चलाए गए विज्ञापन अभियान में इन दोनों राज्यों के 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी टारगेट किया गया था ताकि चुनावी फायदा लिया जा सके। DIP यानी डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी के एक नोट के मुताबिक 17 जुलाई 2016 को होने वाले टॉक टू एके इवेंट के लिए 2 हिस्सों में कैंपेन चलाने की बात थी। पहला कैंपेन इवेंट से पहले यानी 8 से 17 जुलाई 2016 तक होना था और दूसरा कैंपेन इस इवेंट के खत्म हो जाने के बाद यानी 17 से 23 जुलाई 2016 तक तय किया गया था। इस कैंपेन के जरिए फेसबुक, गूगल, यूट्यूब जैसे सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए 3 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया था। फेसबुक कैंपेन को दिल्ली के अलावा पंजाब, गोवा और गुजरात में लॉन्च करने की बात लिखी हुई है, जबकि पोस्ट इवेंट कैंपेन को गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के जरिए देश भर में प्रचारित करने की बात दर्ज है।
दिल्ली सरकार के इस नोट के मुताबिक परफेक्ट रिलेशंस नाम की एक पीआर एजेंसी को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से यह अभियान शुरू करने के लिए कहा गया, यानी ये ठेका यानी कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को दिया गया ताकि डिजिटल मीडिया में इस इवेंट को लोकप्रिय बनाया जा सके। परफेक्ट रिलेशंस ने इस पूरे कैंपेन का खर्च 1,58,75,000 रुपए तय किया। हालांकि इस लागत को बाद में घटाकर 1,05,00,000 रुपए कर दिया गया था। 8 से 17 जुलाई के बीच फेसबुक पर सीपीसी ऑन बूस्ट पोस्ट्स, वेबसाइट प्रमोशन एड्स और डिस्प्ले एड्स के लिए 6 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, जी हां 6 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 60 लाख रुपए की लागत तय की गई। यहां आपको बता दें कि फेसबुक की भाषा में सीपीसी का मतलब कॉस्ट पर क्लिक होता है और इस केस में, यानी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस केस में 3 से 6 रुपए पर क्लिक की कॉस्ट तय की गई थी, यानी हर एक क्लिक की जो लागत आएगी वो 3 से 6 रुपए आएगी। इसमें 1,80,00,000 लोगों तक पहुंचने का एस्टिमेट तय किया गया था। इसके अलावा YouTube के जरिए पूरे भारत में 20 लाख लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया था और इसमें 3 दिन का खर्च था 25 लाख रुपए। इसी तरह से Google पर 40 लाख लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया था और इस पर सिर्फ 3 दिन में 20 लाख रुपए खर्च करने का एस्टिमेट था। इसी तरह से टॉक टू AK कार्यक्रम के बाद 18 जुलाई से 23 जुलाई तक फेसबुक के जरिए 1 हफ्ते का कैंपेन और रखा गया था और इसका खर्च था 20 लाख रुपए। यानी दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीतिक दुकान सजा रहे थे और एक तरह से टॉक टू AK कार्यक्रम के जरिए सोशल मीडिया पर राजनीतिक रैलियां भी कर रहे थे, एक तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे थे। हमारे पास इस घोटाले से जुड़े हुए आज बहुत सारे दस्तावेज आए हैं जिन्हें आज हमने दिन भर पढ़ा है और उनमें से कुछ दस्तावेज आज मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ये सारे दस्तावेज यहां पर रखे हुए हैं, मैं आपको आज दिखाना चाहता हूं उन दस्तावेजों को। ये देखिए, डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, प्रपोजल फॉर टॉक टू AK, श्री अरविंद केजरीवाल, उसके बारे में लिखा है, साफ साफ लिखा हुआ है, कैंपेन ऑन फेसबुक विल बी लॉन्च्ड इन दिल्ली, गोवा, पंजाब, हिमाचल एंड गुजरात। द कैंपेन विल लॉन्च थ्रू यूट्यूब एंड गूगल डिस्प्ले एंड फेसबुक पोस्ट इवेंट इन पैन इंडिया। यानी ये बाद में पूरा पैन इंडिया कैंपेन होगा। अब देखिए डिटेल्स यहां पर लिखी हुई हैं। प्री इवेंट 8 से 17 जुलाई 2016 फेसबुक पर। टारगेट ऑडियंस में यहां लिखा है, देखिए टारगेट ऑडियंस 18 साल से ज्यादा, 18+ पीपल इन दिल्ली, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। आगे देखिए यूट्यूब, टारगेट ऑडियंस 18+ पीपल पैन इंडिया। गूगल, टारगेट ऑडियंस 18+ पीपल पैन इंडिया, यहां पर यह लिखा है और जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो भी लिखी है। यहां पर है फेसबुक पर 3 से 6 रुपए पर क्लिक, यूट्यूब पर लिखा है, वहां का उनका रेट दिया हुआ है जिसमें 3 दिन में 25 लाख रुपए खर्च करने हैं और गूगल पर लिखा है ₹2 पर क्लिक, जिसमें 3 दिन में 20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका ब्रेकअप पूरा यहां पर आप देख सकते हैं। ये देखिए प्रपोज्ड बजट जो मैं आपको दिखा रहा हूं। फेसबुक बजट लिखा है 60 लाख, यूट्यूब 25 लाख, गूगल डिस्प्ले एड नेटवर्क 20 लाख और उसके बाद एस्टिमेटेड रीच यहां पर लिखी है। और जिस बात पर सबसे ज्यादा जो शक होता है वो ये है, यहां पर टारगेट ऑडियंस में आप देखिए 18+ पीपल इन दिल्ली, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड गुजरात। अब आगे देखिए, इसमें लिखा है, दिस प्रपोजल बीइंग एट कमर्शियल रेट नीड्स अप्रूवल एंड कंकरेंस ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। यानी इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट का अप्रूवल जरूरी है। और यहां पर एक हैंड रिटन नोट है जिसमें देखिए लिखा है, मेसर्स परफेक्ट रिलेशंस may be paid only the actual amount payable to different platform Facebook, YouTube and Google, which shall not exceed 1,58 lakhs, 1.58 crores। ये यहाँ पर एक नीचे साइन है जो कि ऐसा लगता है कि शायद मनीष सिसोदिया के साइन है, जिसमें लिखा हुआ है और कहा गया है कि इसको तुरंत भुगतान कर दिया जाए। दिल्ली के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने इस पूरे मामले में सीबीआई को जांच करने के लिए कहा था, जिसके बाद सीबीआई ने इस कथित विज्ञापन घोटाले में एक PE यानी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी। PE दर्ज करने के बाद सीबीआई ने अगले ही दिन दिल्ली सचिवालय पहुंचकर इससे जुड़ी फाइलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। अब
स्थिति यह है कि अगर सीबीआई को इस घोटाले के पुख्ता सबूत मिलते हैं तो वो इस मामले में बाकायदा एक एफआईआर दर्ज करके कई दिल्ली सरकार से जुड़े कई नेताओं और अधिकारियों से भी पूछताछ कर सकती है। अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें बहुत महत्वपूर्ण कागजात मिले हैं। हमारे पास आज जो दस्तावेज हैं उनके मुताबिक 11 जुलाई 2016 को दिल्ली सरकार के ही वित्त विभाग ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से यह पूछा था कि इस विज्ञापन के रेट किस आधार पर तय किए गए हैं। दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने यह भी पूछा कि इस विज्ञापन अभियान के लिए टेंडर की प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई जा सकती। यहां आपको बता दें कि जब इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स किसी को दिए जाते हैं तो उनमें पहले टेंडर जारी करना होता है और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लेकिन इस मामले में कोई भी टेंडर नहीं निकाला गया और यही वित्त विभाग ने पूछा भी कि इसमें टेंडर जारी क्यों नहीं किया गया। लेकिन अगले ही दिन यानी 12 जुलाई को मनीष सिसोदिया की तरफ से वित्त विभाग को एक ईमेल लिखा गया, जिसके बाद 5 मिनट के अंदर ही ये पूरा की पूरा प्रस्ताव अप्रूव हो गया, इसे स्वीकार कर लिया गया। इस मेल में लिखा गया था कि मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम के लिए बहुत कम यानी सीमित वक्त बचा है, इसलिए इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। साथ ही सूचना और प्रसार विभाग निदेशालय को ये निर्देश दिए जाते हैं कि भविष्य में वित्त विभाग के ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखा जाए, यानी इस बार इसे ऐसे ही पास कर दिया जाए, आगे भविष्य में हम इसका ध्यान रखेंगे। यानी वित्त विभाग की आपत्ति और सलाह को नजरअंदाज करते हुए यह फैसला लिया गया था। यह अपने आप में एक गंभीर बात है और इसमें पारदर्शिता की बेहद कमी नजर आती है। अब मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, ये सी अरविंद सेक्रेटरी टू डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी मनीष सिसोदिया के जो सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है फाइनेंस डिपार्टमेंट को, जिसमें साफ साफ लिखा है, कंसिडरिंग द लिमिटेड टाइम अवेलेबल बिफोर द प्रोग्राम ऑफ ऑनरेबल सीएम, द प्रपोजल ऑफ डीआईपी इज अप्रूव्ड। डीआईपी शुड फॉलो एफडीज ऑब्जर्वेशंस इन फ्यूचर। यानी बाद में आप इनको आगे के मामले में देख सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको कुछ और कागज दिखाना चाहता हूं जिसमें क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, इसमें लिखा है, द मैटर वॉज रेफर्ड टू फाइनेंस डिपार्टमेंट विद द अप्रूवल ऑफ डिप्टी सीएम और फाइनेंस डिपार्टमेंट हैज मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। इसमें लिखा है, पीआर सेक्रेटरी फाइनेंस, प्राइवेट सेक्रेटरी फाइनेंस हैज मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, जिसमें लिखा है, HOD नीड्स टू सर्टिफाई एंड कंफर्म द रीजनेबलनेस ऑफ रेट एंड इट्स बेसिस, यानी किस आधार पर रेट्स तय किए गए हैं। फिर लिखा है, अ प्रॉपर जस्टिफिकेशन एज टू व्हाई ओपन टेंडर कैन नॉट बी इन्वोक्ड एंड द डिपार्टमेंट में अप्रोच द कैबिनेट, यानी इसमें ओपन टेंडर क्यों नहीं जारी किया गया, इस पर भी सवाल उठे हैं। और अब देखिए, ये एक मेल है जो कि मनीष सिसोदिया की तरफ से अरविंद चंद्रन को लिखा गया है, जिसमें लिखा है साफ साफ, considering the limited time available before the program of honorable CM, the proposal of DIP is approved. DIP should follow FD's observations in future. नीचे लिखा है मनीष सिसोदिया। ये फाइल बहुत लंबी है और इसमें पूरा जो जिसको आप कहते हैं मेल ट्रेल, किस किस अधिकारी ने कहां पर ऑब्जेक्शन लगाया और फिर उस ऑब्जेक्शन को कैसे हटाया गया, वो पूरा की पूरा मेल ट्रेल इसमें है। पूरे कागजात इस वक्त हमारे पास हैं, जिनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरा की पूरा घोटाला कैसे हुआ। ये दस्तावेज साफ तौर पर ये बताते हैं कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के आम आदमी के पैसे का दुरुपयोग किया है, खास तौर पर अपने चुनाव में इस्तेमाल किया है। हमने जिन विशेषज्ञों से आज बात की वो भी इस पूरे मामले में गड़बड़ी की बात को स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, नियम ये कहता है कि आप एक नया पैसा भी वित्त विभाग की अनुमति के बिना खर्च नहीं करेंगे। राष्ट्रपति ने दिल्ली के लिए ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स बनाए हैं और उसमें यह लिखा हुआ है कि द फाइनेंस डिपार्टमेंट शैल बी कंसल्टेड इन ऑल मैटर्स इन विच द प्रीवियस कंकरेंस इज नेसेसरी। मतलब आप वित्त विभाग की अनुमति के बिना तो एक नया पैसा भी नहीं खर्च कर सकते। इस केस में मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने अखबारों से समझ में आया है, कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने तो शायद सीरियस ऑब्जेक्शन लगाए हैं कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने शायद उन ऑब्जेक्शनों को रूल आउट कर दिया और दे वेंट अहेड एंड दे मेड ह्यूज एक्सपेंडिचर। उन्होंने वो सारी मर्यादाएं तोड़ दी, तो केस तो सीधा सीधा बनता है।
अपना जुरिस्डिक्शन तो पार किया है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ट्रस्टी है पब्लिक के पैसे का, सरकार की तरफ से। फाइनेंस तो आसानी से पैसा ही नहीं देता है। मुझे याद है विधानसभा में जो स्पीकर की कुर्सी है, उसके लिए मैं जब सचिव था विधानसभा में, मुझे बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी फाइनेंस डिपार्टमेंट से कि आप पैसा दे दें ताकि हम कुर्सी ठीक करवा लें। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट तो क्योंकि वो बड़ा प्रूडेंटली, इकोनॉमिक प्रूडेंस से चलता है, एक एक पैसे का ध्यान रख के पैसे देता है, वो तो आसानी से पैसे नहीं देता है। वही शायद इस केस में भी उन्होंने किया है। उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया है, उनके ऑब्जेक्शन शायद ओवर रूल करके इन्होंने पेमेंटें कर दी है। अब यहां पर यह जानना भी जरूरी है कि टॉक टू ए के कार्यक्रम में क्या क्या बातें हुई थी। जब इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था तो इसका उद्देश्य यह था कि इस कार्यक्रम के माध्यम से दिल्ली के लोग सीधे अपने मुख्यमंत्री से सोशल मीडिया के जरिए सवाल पूछ पाएंगे। लेकिन इस कार्यक्रम की टारगेट ऑडियंस दिल्ली तक ही सीमित नहीं थी। केजरीवाल सरकार का टारगेट उन राज्यों के लोगों पर था जहां चुनाव होने वाले हैं, और उन राज्यों के नाम हम आपको बता चुके हैं। पिछले वर्ष 17 जुलाई को यह कार्यक्रम हुआ था और इस कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ज्यादातर समय दिल्ली की बेहतरी की बातें करने में नहीं, दिल्ली के लोगों के सवाल और जवाब करने में नहीं, बल्कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुराई करते हुए बीता था। हमने इस कार्यक्रम के कुछ हाइलाइट्स आज आपके लिए निकाले हैं जो आज आपको देखने चाहिए, और उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिल्ली की जनता से संवाद करना था या फिर कुछ और था। हमारी विधानसभा ने 14 बिल पास करके भेजे। उसमें एक बिल था कि अगर कोई, जैसे आप राशन कार्ड बनवाने जाते हो, कानून कहता है राशन कार्ड आपका 15 दिन में बनना चाहिए। हमने कानून पास किया कि अगर 15 दिन में आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा तो ऑटोमेटिकली 16वें दिन से पैसे गिनने चालू हो जाएंगे, और जिस दिन आपका राशन कार्ड बनेगा तब तक उतने पैसे आपको कॉम्पेंसेशन के रूप में मिलेंगे, मुआवजे के रूप में, और वो पैसे उस अफसर की तनख्वाह से कटेंगे जिसको बनाना था, वो भी ऑटोमेटिक। अगर ये कानून हम पास कर दें और हर जितनी राशन कार्ड बनाना, लाइसेंस बनाना, ये करना वो करना, सारे कामों की टाइम लिमिट फिक्स कर दें, आप सोचो करप्शन कितना कम हो सकता है। ये कानून हमारी विधानसभा ने पास करके भेजा। तो ये केंद्र सरकार में 8 महीने से ये कानून पेंडिंग पड़ा हुआ है। जन लोकपाल बिल याद है, वो रामलीला मैदान वाला, 8 महीने से भेजा हुआ हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो अभी तक पास नहीं हुआ। 14 हमारे बिल हमने भेजे हुए हैं, हमने कानून पास करके, केंद्र सरकार उस पर कुछ नहीं कर रही है। तो जैसे हम कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, हम अखबारों में छापते हैं, हम जनता से पूछते हैं भाई आपको क्या कहना है इसके ऊपर, जनता के विचार आते हैं और उसके बाद हम करते हैं। इन्होंने 11 ऑफिसर ट्रांसफर कर दिए। जो ऑफिसर दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने की जिसकी जिम्मेदारी थी और वो कर रहा था, बड़ा अच्छा काम कर रहा था, उसको ट्रांसफर कर दिया। मेरे ऑफिस में जो ऑफिसर काम कर रहे थे उसको ट्रांसफर कर दिया। तो आपका मकसद तो दिल्ली सरकार को ठप करने का है। फिर भी हम काम करेंगे, इतने काम किए मैंने आज गिनाए, अभी भी करेंगे। बाहर से एडवर्टाइजमेंट दे के ले आएंगे अफसरों को। आपको याद है जब हमारी 49 दिन की सरकार आई थी, पूरे दिल्ली के अंदर बंद हो गया था एकदम करप्शन। सारे लोग कहते थे बिल्कुल खत्म हो गया था करप्शन, और उसके बाद जैसे हमारी सरकार गिरी फिर से करप्शन चालू हो गया। अब जब इस मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है तो दिल्ली सरकार बदले की भावना से काम करने का आरोप लगा रही है। आपने अक्सर ये बात नोट की होगी कि जब भी आम आदमी पार्टी का कोई नेता या मंत्री किसी भी आरोप में फंसता है तो अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम सीधे सीधे बदले की भावना से काम करने का आरोप लगा देती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। ट्विटर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगा रहे हैं और उन्हें चुनौतियां भी दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि इस कहानी के 2 पहलू हैं, इसके 2 पक्ष हैं, एक पक्ष हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन आपके लिए दूसरा पक्ष भी जानना जरूरी है। यानी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की क्या सफाई है, यह भी आज आपको जाननी चाहिए। इसलिए अब देखिए दूसरा पक्ष। सारा देश जानता है ये कार्रवाई क्यों की गई है। पंजाब हम लोग जीत रहे हैं, गोवा हम लोग जीत रहे हैं, इनसे यूपी नहीं जीता जा रहा। मुझे लग नहीं रहा कि अब इनका कोई राजनीतिक भविष्य बचा है। तो अब ये बौखलाहट में कुछ भी कर रहे हैं, मतलब बौरा गए हैं जिसे कहते हैं ना हम लोग। इसीलिए तो मैंने कहा है कि मोदी जी आइए, मैदान में आइए, आपको पता चलेगा कि आपने किससे पंगा लिया है। हमने आज दिन भर परफेक्ट रिलेशंस नामक पीआर एजेंसी से भी बात करने की कोशिश की। ये वो एजेंसी है जिसे पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिला था।
परफेक्ट रिलेशंस को ही दिल्ली सरकार के इस विज्ञापन अभियान की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन इस पीआर एजेंसी की तरफ से कोई भी बयान अभी तक सामने नहीं आया है, ना ही उन्होंने कोई अपना रिएक्शन हमें भेजा है। हमने इस पीआर एजेंसी को एक ईमेल भेजा है, लेकिन अभी तक हमें उनका कोई जवाब नहीं मिला है। लेकिन हमने उन तक पहुंचने की कोशिश जरूर की है और उन्हें अपना क्वेश्चनेयर भी भेजा। इस पूरी खबर में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा पहलू है। आपको शायद पता नहीं होगा कि सोशल मीडिया पर विज्ञापन कैसे दिए जाते हैं, क्योंकि ये एकदम नई चीज है और इसके क्या कानून होते हैं, इसकी कॉस्टिंग क्या होती है, ये आज भी ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। इसलिए आपको ये प्रक्रिया भी आज समझ लेनी चाहिए। अगर आप फेसबुक जैसे किसी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर किसी आदमी या किसी प्रोडक्ट का पेज बनाते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप करोड़ों लोगों तक पहुंच जाएंगे, तो शायद आप गलत हैं। अगर आप इतने बड़े टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पैसे खर्च करने होंगे और फेसबुक का रेवेन्यू यहीं से आता है। मसलन ये मेरी फेसबुक वॉल है जिस पे आपको दो टाइप की एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रही हैं। साइड में आपको दो ऐड दिखाई दे रही होंगी, एक ऐड एक न्यूज़पेपर की है और दूसरी ऐड एक प्रोडक्ट की है। ये बैनर ऐड कहलाती हैं। इसके नीचे भी एक्शन दिया गया है कि आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये क्लिकेबल ऐड है और हर इस तरह की ऐड के लिए पैसे वसूले जाते हैं। अगर किसी ऐड पर ज़्यादा क्लिक आते हैं तो कॉस्ट पर क्लिक कम हो जाएगा और अगर क्लिक नहीं आते हैं तो कॉस्ट पर क्लिक कहीं ज़्यादा होगा। ये मेरा पेज है जो मैंने अभी क्लिक किया है, पवन नारा जर्नलिस्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मैं लिखूं वो बहुत सारे लोगों को पहुंचे। अगर मान लीजिए मैं यहाँ कुछ लिखता हूं तो मुझे प्रमोट करना पड़ेगा इस पेज को। फिलहाल कहा जा रहा है कि अपने पेज को आप 138 रुपये में बूस्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैं प्रमोट पेज पर क्लिक करता हूं तो एक कैलकुलेशन करके बताएगा कि आखिर कितने पैसे खर्च करने के बाद मुझे कितने ऑडियंस मिलेंगे। तो मुझे ये बताना पड़ेगा, अपना ऑडियंस डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं किसे अपना ऑडियंस मानता हूं, उनकी एज क्या होनी चाहिए, वो किस इलाके में रहते हैं और उनके इंटरेस्ट क्या क्या हों। जब ये सब मैं बता दूंगा तो मुझे यहाँ पर रेट बताया जाएगा। डेली बजट मेरे को 138 रुपये सजेस्ट किया जा रहा है। 138 रुपये में मुझे कितना मिलेगा, उसमें कहा गया है कि आपको 4 से 17 लाइक मिल सकते हैं 138 रुपये खर्च करने के बाद। यानी आपको हर लाइक, हर विजिबिलिटी के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि आपको कितने दिन ये पैसे खर्च करने हैं और कितने पैसे खर्च करने हैं वो आप तय कर सकते हैं। मान लीजिए 138 रुपये की बजाय मैं भी तय करूं कि मैं 6 लाख रुपए खर्च करना चाहता हूं, तो 6 लाख रुपए में मुझे 18,458 से लेकर 73,831 लाइक पर डे मिलने की संभावना है। यानी पैसा खर्चिए, लाइक बढ़ाइए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए किसी और मीडियम पे आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो ब्लैंक एडवर्टाइजमेंट होती है, आपको नहीं पता कि वो कौन एडवर्टाइजमेंट देख रहा है। लेकिन सोशल मीडिया ऐड की खासियत ये है कि आप ये जान सकते हैं कि कौन देख रहा है, उसकी उम्र क्या है, वो रहता कहाँ है और उसके इंटरेस्ट क्या क्या हैं। कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह सीधे वहां हमला करती है जहां हम चाहते हैं कि वो हमला करे। सीबीआई अब इस मामले की जांच कर रही है। यहां पर हम ये तो नहीं कह सकते कि सीबीआई किस हद तक इसमें आगे जाएगी, सीबीआई आगे जाकर क्या कार्रवाई करेगी। लेकिन आज जब ये तमाम दस्तावेज हमारे पास आए और हमने इन तमाम दस्तावेजों को पढ़ा, जब हमारी आंखों के सामने ये आए तो हमें 2-3 बातें हमारे सामने स्पष्ट हो गई जो हमें लगा कि वो आप तक पहुंचानी जरूरी है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली की सरकार को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दिल्ली के बारे में सोचना चाहिए। इस तरह के कार्यक्रम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनका जो ध्येय होना चाहिए वो दिल्ली के लोगों की भलाई होना चाहिए। दिल्ली के लोगों के लिए क्या नई योजनाएं आ रही हैं और दिल्ली के लोगों के साथ संवाद होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो मिलावट हुई है वो मिलावट यहाँ पर हुई है जब दिल्ली की सरकार ये कहती है कि नहीं, उन्हें दिल्ली के अलावा गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के 18 साल से ऊपर के लोगों तक पहुंचना है। दूसरी बात यह है कि दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री को बाकी के देश में अपना प्रचार करने की क्या जरूरत है। और तीसरी बात यह है कि जब इस पूरे कैंपेन को लेकर दिल्ली की सरकार के ही अलग अलग विभाग और फाइनेंस डिपार्टमेंट अगर सवाल पूछ रहे हैं और अगर वो ये कह रहे हैं कि इसमें सही प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो फिर
मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री उसको जबरदस्ती उस कॉन्ट्रैक्ट को पास कराने में क्यों लगे हुए हैं। इस बात से यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में और इसकी मंशा में कोई ना कोई मिलावट जरूर है। यह सोशल मीडिया का जमाना है, यह लाइक्स और रीट्वीट्स का जमाना है और जमाना आजकल बड़ा खराब है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब किसी नेता ने आपकी जेब से पैसे निकालकर अपने और अपनी पार्टी के लिए लाइक्स और रीट्वीट्स का सौदा कर लिया और आपके जेब से पैसा निकालकर उसने कब दूसरे राज्यों में अपना चुनाव प्रचार मुफ्त में करवा लिया। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ है। हम लीगली नहीं कह सकते कानून की भाषा में से क्या कहा जाएगा, लेकिन ये नैतिक भ्रष्टाचार जरूर है।